Hello friends, this is CSCS Divya Agarwal and today I am going to take your class on economics and business environment of CSET. ठीक है, तो आज जो है आप लोग का चैप्टर नंबर 8 होने वाला है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट वाला सब्जेक्ट का, ठीक है, ऑफ CSET फाउंडेशन कोर्स. ऑलराइट, तो जो चैप्टर नंबर 8 है दैट टॉक्स अबाउट योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. सो चैप्टर नंबर 8 टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. तो ये जो चैप्टर है बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में. ये वाला जो चैप्टर है पूरा का पूरा हम लोग इंस्टीट्यूट का मैथ से ही कवर करेंगे. ठीक है, मैं जो है इंस्टीट्यूट का मैथ खुला हुआ है मेरे सामने. दैट इज योर लेसन नंबर 8. सो दिस की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल बी डन टुडे. ऑलराइट, तो पहले मेरा बात सुनो. जो भी मेरा लेक्चर रहेगा वो मैं पहले ही आप लोगों के संग डिस्कस करूंगी. ऑल द कंटेंट ऑफ माई लेक्चर आर टोटली फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट का मैथ. तो लेक्चर इसीलिए पहले बोला जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से सुनो, समझो और उसको लिखो मेरे साथ, जिससे आपको लर्न हो जाए ऑलरेडी. ठीक है, फिर हम लोग मार्किंग भी करेंगे इंस्टीट्यूट के मैथ से. दैट विल प्रूव कि वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. सब कुछ इंस्टीट्यूट के मैथ से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है. ऑलराइट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और इंफॉर्मेटिव है और थोड़ा सा टेक्निकल और डिफिकल्ट है. अगर आप ध्यान नहीं दोगे मेरा लेक्चर को तो मैं चाहूंगी कि आप पूरा लेक्चर को अटेंटिवली थ्रू आउट द लेक्चर सुनोगे, जिससे आप लोग को क्लास में पूरा लर्न हो जाए मेरे सामने. Assume that I am just standing in front of you and you are sitting in front of me. और इधर उधर एकदम भी नहीं ध्यान दोगे, खाली अपना लेक्चर पे मेरा कॉन्सेंट्रेट करोगे और जो भी मैं बोलूंगी, जब मैं बोलूंगी लिखो. यू आर गोइंग टू राइट डाउन दोज रनिंग नोट्स एज वेल, ताकि वो रनिंग नोट्स आपको इजीली लर्न हो जाए. ठीक है, वो रनिंग नोट्स कहां से? सब कुछ मैथ में ही दिया हुआ है, बट पॉइंट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे वो सब नोट्स, ताकि आप लोग को इजीली लर्न हो जाए क्लास में ही. ठीक है, तो ये फैसिलिटी है, ये बेनिफिट है इस चैप्टर को करने का मेरे साथ, कि मैं सब कुछ आप लोग को अभी यहाँ पे इंस्टेंटली लर्न करा देने वाली हूँ. ठीक है, तो चलो अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड आई होप यू नो दैट दिस सब्जेक्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ 50 मार्क्स इन टोटल. 50 मार्क्स का इसमें से आएगा, एमसीक्यूज रहेंगे सब. ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. ऑल द चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. देयर इज नो सेपरेट मार्क्स सेग्रीगेशन इंडिविजुअली फॉर एनी चैप्टर दैट हैज बीन गिवन as per your institute regulation, but all the chapters are equally important. तो हम लोग अपना ये जो चैप्टर है फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो अभी कुछ नहीं लिखना है, जब हम बोलेंगे तब लिखोगे आप लोग. ठीक है, तो की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले. वी नीड टू कवर अबाउट सेबी, वी नीड टू कवर अबाउट सेबी. आरबीआई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग सीसीआई के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज योर IBBI. ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोग जो है डिस्कस करने वाले MCA के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग का ये वाला क्लास ये सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है. तो आज जो हम लोग है पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? वी नीड टू डिस्कस टुडे अबाउट 4 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. सेबी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. RBI के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज. देन we are also going to discuss about your Niti Aayog, and also we are going to discuss about your Insolvency and Bankruptcy Board of India, IBBI. तो आज जो हम लोग का क्लास है that will be revolving around these 4 government institution. ठीक है, तो फटाफट जो है आप अपना कॉपी में लिख लो कि ये 4 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. राइट डाउन द 4 नेम. These are the 4 government institutions regulated by the government. SEBI, Niti Aayog, RBI, IBBI. SEBI का full form Securities Exchange Board of India. Niti Aayog का full form National Institution for Transforming India. Reserve Bank of India, that is the Central Bank of India. And the last one, Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है, तो अभी आप लोग खाली शॉर्ट फॉर्म लिखो, हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे. देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दी फुल फॉर्म. तो सबसे पहला टॉपिक जो है वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सेबी. अभी कुछ भी लिखने का दरकार नहीं है बच्चा लोग. ठीक है, हम लोग सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गिव यू द टाइम टू राइट. सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो सेबी होता क्या? ध्यान से सुनना. सेबी इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी. ठीक है, सेबी इज अ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो कि एस्टैब्लिश किया गया था किस साल? इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 12th of April 1992. कभी एस्टैब्लिश किया गया था? इन द ईयर 12th of April 1992. तो सेबी कब एम्पावर किया गया? सेबी के पास स्टैट्यूटरी पावर्स कब दिया गया? सेबी एज अ बॉडी कब फंक्शन करना स्टार्ट किया? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 12th April 1992 एंड सेबी एक्ट वाज आल्सो पास्ड इन द ईयर 1992. तो सेबी एक्ट लोग पूछते हैं कि सेबी एक्ट का डेट बताओ. व्हाट इज द एक्ट ऑफ सेबी एक्ट? सेबी एक्ट वाज आल्सो पास्ड इन द ईयर 1992.
and SEBI as a regulatory body was also established on 12th April 1992. Actually, you know what happened? SEBI was established in the year 1988, but the statutory powers were given to SEBI. SEBI को फंक्शन करने का पावर कब से दिया गया? 12th of April 1992. तो आप लिख सकते हो कि इनकॉर्पोरेट तो हुआ था ये आपका 1988 में, ठीक है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, अभी कुछ नहीं लिखोगे, सब कुछ हम लिखने का टाइम देंगे. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1988, बट फंक्शन करना कब से स्टार्ट किया? बट स्टार्टेड इट्स फंक्शंस इन 1992. तो जब भी कुछ भी आएगा कि सेबी कब इनकॉर्पोरेट हुआ, कब एस्टैब्लिश हुआ, यू आर गोइंग टू स्टिक टू दिस डेटा. तो ये जो 1988 डेटा पढ़ाया गया, ये आपका जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाया गया है. फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जाम पर्पस आप लोग 12th of April 1992 को याद करोगे. और सेबी एक्ट कब पास हुआ? 1992. सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अब सेबी होता क्या है? SEBI was established as the regulatory body in order to ensure fair transparency in the Indian capital market, in order to ensure that all the transactions that are being conducted in the stock exchange are being done in a transparent and fair manner, and also to protect the interest of the investor. होता क्या? सुना ध्यान से. बहुत सारे जो लिस्टेड कंपनीज है शेयर्स इशू करते हैं, और वह उन लोग का लिस्टिंग कहां पे होता है? स्टॉक एक्सचेंज में. दे आर लिस्टेड. तो दोज लिस्टेड कंपनीज आर इशूइंग शेयर्स टू द इन्वेस्टर in order to ensure कि उन लोग जो शेयर्स है अच्छे से इशू कर रहे हैं, and they are not catering to any malpractices. ठीक है, malpractice मतलब गंदा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अपना शेयर्स को इशू कर फॉल्स मनी इन्वेस्टर्स से रेस करें, इन्वेस्टर्स का जो राइट है वो हैम्पर किया जा रहा है. ये सब देखने के लिए सेबी वाज फॉर्म टू एंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन कैपिटल मार्केट. ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स है ये अच्छी तरह से हो रहा है, ये देखने के लिए सेबी वाज फॉर्म. ठीक है, तो सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये इन्वेस्टर्स लोग का ना. इन्वेस्टर्स कौन हो गए? जो कि शेयर्स खरीद रहे. किसका शेयर्स खरीद रहे? उन कंपनीज लोग का जिन लोग का शेयर्स लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, जिन लोग इक्विटी शेयर्स को इशू कर रहे हैं, अदर शेयर्स को इशू कर रहे हैं. सो टू एंश्योर फेयर ट्रांसपेरेंसी इन द इंडियन कैपिटल मार्केट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स. ठीक है, सेबी इज देयर. एंड आई होप यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. जो भी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस होता है वो ट्रांजैक्शंस अच्छे से हो रहा है, कोई भी वहां पे गंदगी नहीं हो रहा है, कोई भी करप्शन नहीं है, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है, ये सब इंश्योर करने के लिए कौन बैठा है? सेबी. तो सेबी कौन हो गया? सेबी इज अ वॉचडॉग. सेबी कौन है? सेबी वॉचडॉग है. किसका वॉचडॉग है? स्टॉक एक्सचेंज का. सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. सेबी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज का क्या है? वॉचडॉग है, जो कि क्या करता है? इंश्योर करता है. व्हाट इंश्योर करता है? कि दी ट्रांजैक्शंस आर कंडक्टेड इन अ फेयर मैनर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट. ठीक है, तो सेबी इज डूइंग व्हाट? इट इज एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी. कहां पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है? इंडियन कैपिटल मार्केट में. ठीक है, कहां पे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है? इंडियन कैपिटल मार्केट में. एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. किसका इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहा है? प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो ये हो गया मेरा सेबी का फंक्शन. सेबी कर क्या रहे? पूरा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करके रखा है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहा है कहां पे? इंडियन कैपिटल मार्केट में. और किसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? इन्वेस्टर्स का. सो आई होप यू हैव लर्न दीज पॉइंट्स. लर्न करो फटाफट मेरे संग. SEBI Act was passed in the year 1992. SEBI got established in which year? Again in the year 1992, 12th of April 1992. SEBI का फंक्शन क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ वॉचडॉग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इंश्योर कर रहा है कि सारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है इंडियन कैपिटल मार्केट में, दे आर बीइंग कंडक्टेड इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड दे आर नॉट in any how endangering the interest of the investors. They are safeguarding the interest of the investor. ठीक है, यहां तक इंडियन कैपिटल मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखा है. ऑल राइट, तो यहां तक लर्न हो गया होगा अच्छे से. नेक्स्ट ध्यान से सुनना, सेबी का हेड ऑफिस कहां पे सिचुएटेड है? सेबी का हेड ऑफिस गेस करो कहां पे सिचुएटेड है? मुंबई में. ठीक है, सो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ सेबी सिचुएटेड? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हेड ऑफिस कहां है सेबी का? सेबी का जो हेड ऑफिस है दैट इज सिचुएटेड इन मुंबई. तो मेरे संग लर्न कर लो, सेबी का हेड ऑफिस कहां पे सिचुएटेड है? मुंबई में.
अच्छा, इसके अलावा सेबी का जो है रीजनल ऑफिसेस भी है अलग अलग जगह। तो सेबी का जो रीजनल ऑफिसेस है 4 जगह है। कहां कहां पे है? एक तो आपका अहमदाबाद में है, एक आपका कोलकाता में है, एक आपका न्यू दिल्ली में है, एक आपका चेन्नई में है। तो सेबी का जो बाद बाकी रीजनल ऑफिसेस है वो कहां कहां पे है? टेल मी द नेम ऑफ दोज सिटीज जहां पे इसका रीजनल ऑफिसेस सिचुएटेड है। इसका रीजनल ऑफिसेस कहां कहां पे सिचुएटेड है? 4 जगह। एक तो आपका कोलकाता हो गया, एक आपका चेन्नई हो गया, और फिर हम लोग क्या बोले? अहमदाबाद, और एक क्या बोले हम लोग? न्यू दिल्ली। तो ये जो 4 जगह है यहां इसका क्या है? रीजनल ऑफिसेस सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहां तक पूरा एक बार अच्छे से लर्न कर लो और लिख भी लो वेरी क्विकली, राइट इट डाउन। सेबी एक्ट 1992, 12th of April 1992 statutory power was given to it. It acts as a watchdog of stock exchange. It is ensuring transparency in Indian capital market. It protects the interest of the investor. Head office इसका कहां पे एग्जाम में पूछते हैं? मुंबई में। इसका रीजनल ऑफिसेस कहां पे? कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद एंड न्यू दिल्ली। लर्न इट वेरी क्विकली, पूरा लर्न कर लो। मेरे ख्याल से लर्न हो ही गया होगा। यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। ठीक है, सब कुछ मैथ में दिया हुआ, हम लोग मार्किंग करेंगे, तो फटाफट आप लोग जो है इसको अच्छे से लिख के लर्न कर लो। आई एम गिविंग यू टाइम, वेरी क्विकली राइट इट डाउन, वेरी इजी। तो ये जो 3 है ये मेरा क्या हो गया? फंक्शंस ऑफ सेबी हो गया। पॉइंट नंबर 2, 3, 4। ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि सेबी क्यों फॉर्म किया गया है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड मैटर्स इncidental thereto, that has been given in the preamble of the SEBI Act 1992। फटाफट लर्न कर लो इसको अच्छे से, एंड लर्न कर लो, लिखो भी। तो जब आप लिखोगे तो ऐसा इंश्योर करो कि आप अपने आप लिख रहे हो विदाउट सीइंग द स्क्रीन, लाइक यू राइटिंग हेड ऑफिस। बाय द टाइम यू शुड लर्न इट कि मुंबई 4 रीजनल ऑफिसेस, अपने आप नाम लिखो 4 रीजनल ऑफिसेस का, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली। एंड आई होप लर्न हो गया होगा। फटाफट लिख लो वेरी क्विकली। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में सेबी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक्चुअली सेबी जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज कर रहा है। सेबी इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन टुवर्ड्स 3 पर्सन। तो सेबी का जो फंक्शंस है वो किन लोगों के लिए है? ठीक है, सेबी का जो फंक्शंस है किन लोगों के लिए? 3 जन के लिए सेबी का फंक्शंस। एक तो सबसे पहले आपका कौन हो गया बताओ? इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी जो लिस्टेड कंपनीज है जो अपना सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, सेबी उन लोग के लिए फंक्शन कर रहा है। सो वी कॉल देम इशूअर ऑफ द सिक्योरिटीज, जिसमें कौन आएंगे? कंपनीज। ठीक है, जिसमें कौन आएंगे? लिस्टेड कंपनीज जो कि अपना शेयर्स को इशू कर रहे हैं, कैपिटल को रेस कर रहे हैं। दूसरे कौन हो गए? जो कि इसमें इन्वेस्ट करे, जो कि सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स को परचेज करे, यानी उन लोग कौन हो गए? इन्वेस्टर्स हो गए। उन लोग कौन हो गए? इन्वेस्टर्स। और थर्ड वन कौन हो गए? ये जो शेयर्स का ट्रेडिंग है उसको फैसिलिटेट करने के लिए, हैव यू हर्ड अबाउट कि ब्रोकर एक्ट एज अ मिडलमैन, सब ब्रोकर एक्ट एज अ मिडलमैन। एनबीएफसी कंपनीज के बारे में सुने होंगे, दे एक्ट एज अ मिडलमैन। तो इन लोग को हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोलते हैं। इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो लर्न हो गया होगा यहां तक। तो मेरे को बताओ, जो सेबी अपना फंक्शंस डिस्चार्ज करे किन लोग के प्रति डिस्चार्ज कर रहा है? 3 जन के प्रति, इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज कौन हो गए? कंपनीज लोग हो गए। इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटीज कौन हो गए? कंपनीज हो गए जो कि अपना स्टॉक को इशू कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स कौन हो गए? कॉमन पीपल, दोज हु आर परचेजिंग द शेयर्स, ठीक है, ऑफ द बिग बिग कंपनीज। एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन हो गए? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का एग्जांपल क्या हो गया? ब्रोकर्स हो गया, सब ब्रोकर्स हो गया, एजेंट्स लोग होते हैं ना, जिन लोग फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स, ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर। तो ब्रोकर, सब ब्रोकर, एनबीएफसीज। ऑल राइट, तो फटाफट मेरे को लर्न करके बता दो कि यहां पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किए कि इसका जो फंक्शन है किसके प्रति है? इशू ऑफ द सिक्योरिटी के प्रति है, इन्वेस्टर्स के प्रति है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के प्रति है। लर्न हो गया होगा एकदम अच्छे से। ठीक है, सो बेसिकली सेबी इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स दीज 3 पर्सन।
the person who is issuing the security, that is the listed companies. Next, the person who is purchasing the security, that is the investor. Next, the person who is facilitating this purchase and sale of security, that is your financial intermediaries, also called by the name of broker, sub broker, NBFCs. लर्न हो गया यहाँ तक? तो हम लोग का ये टॉपिक नेक्स्ट क्या हो गया, हम लोग क्या डिस्कस कर लिए कि इसका फंक्शंस किसके किसके प्रति इन लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिखने का टाइम मैं दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जो सेबी का फंक्शंस है वो किन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सेबीज फंक्शन। सेबी का जो फंक्शन है ना वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 3 कैटेगरीज, ध्यान से सुनना। फर्स्ट वन इज कॉल्ड क्वाजी जुडिशियल, नेक्स्ट इज कॉल्ड क्वाजी लेजिस्लेटिव, ठीक है। क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव, एंड द थर्ड वन इज क्वाजी एग्जीक्यूटिव। थर्ड वन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन योर एग्जाम, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। तो मेरे साथ साथ जो है लर्न कर लो, सेबी का जो फंक्शंस है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। व्हाट आर दोस 3 ब्रॉड कैटेगरीज, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। अब ये होता क्या, लर्न करो मेरे साथ। क्वाजी जुडिशियल वर्ड का मतलब क्या हो, ध्यान से सुनना। जैसे कोर्ट है वो अपना रूलिंग, प्रोनाउंसमेंट, जजमेंट सुनाता है ना, वैसे अगर सिक्योरिटी मार्केट में कुछ भी घपलाबाजी हो रहा है, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए हियरिंग्स को कंडक्ट करना, जजमेंट को पास करना, किसके पास पावर दिया गया है, सेबी के पास। तो सेबी हैज बीन एंट्रस्टेड विद द पावर ऑफ कंडक्टिंग हियरिंग्स, calling the investors, calling the issuer of the security, calling the brokers, and also pass judgment, ठीक है, रूलिंग्स देना, जजमेंट को पास करना against those malpractices that has been conducted and against which complaint has been lodged by the aggrieved party. Aggrieved party can be anyone, it can be investor, it can be broker, it can be the issuer of the security. तो जुडिशियल मतलब हुआ प्रोनाउंसमेंट सुनाना, जजमेंट सुनाना, जुडिशियरी, समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, जजमेंट सुनाना। जुडिशियल वर्ड मतलब जजमेंट सुनाना। तो जजमेंट सुनाना किससे रिलेटेड मैटर, कौन से मैटर से रिलेटेड विद द मैटर ऑफ द सिक्योरिटीज वर्ल्ड, ठीक है। किसके पास ये पावर है, सेबी के पास। इसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल। तो यहाँ पे हम लोग का क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेबी के पास क्या चीज का पावर है, हियरिंग्स को कंडक्ट करने का, ठीक है, टू कंडक्ट हियरिंग्स एंड टू पास जजमेंट, टू कंडक्ट हियरिंग्स एंड पास जजमेंट और रूलिंग्स, ऑलराइट, टू कंडक्ट हियरिंग्स एंड पास रूलिंग्स और जजमेंट, एंड the aggrieved party has to abide by the law, by the rules or the regulations of the SEBI, ठीक है। जो जजमेंट पास किया उसको से अबाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्वाजी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब हुआ लेजिस्लेशन बनाना, रूल्स बनाना। तो रूल्स रिलेटिंग विद द सिक्योरिटी मार्केट, किस तरह से शेयर्स में ऑपरेशंस, किस तरह से शेयर ऑपरेशन का जो मार्केट है डील होगा, कब खुलेगा, कब बंद होगा शेयर मार्केट, किस तरह से क्या करना है, बुक्स अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी इन द शेयर मार्केट, in the stock exchange, SEBI by the time amends rules and amend करता है पुराना रूल को, amends existing rule and also launches new rules। तो न्यू रूल्स को बनाना, पुराने रूल्स को अमेंड करना किसके हाथ में, सेबी के हाथ में, एंड दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाजी लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया टू मेक एंड अमेंड लॉज, टू मेक एंड अमेंड लॉज। अमेंड लॉज किससे रिलेटेड विद द सिक्योरिटी मार्केट, टू मेक एंड अमेंड लॉज, ठीक है। तो लॉज बनाना, चेंज करना किसके हाथ में है, सेबी के हाथ में, रिलेटिंग विद योर सिक्योरिटीज मार्केट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वाजी एग्जीक्यूटिव। क्वाजी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, कोई भी केस ऐसा है, कोई भी आदमी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आया है, सो दैट कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड टू सेबी, नाउ सेबी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट दोस कंप्लेन ना, व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टेकन अगेंस्ट दोस कंप्लेन इज इन द हैंड्स ऑफ सेबी। You know, SEBI can also call for inspection of the books of account of broker that is maintained by the broker, sub-broker or by the issuer of the company or by the financial intermediaries. तो SEBI के पास पावर है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का, ठीक है, या फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करने का। क्या चीज एग्जीक्यूट करने का, कोई भी कंप्लेन जो कि लॉन्च किया गया है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्लेन दैट हैज बीन लॉन्च्ड टू SEBI अगेंस्ट, ठीक है, एनीवन। और उसके बाद तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करना, ब्रोकर लोग को जरूरी है कि लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं दे हैव टू मेक अ बुक ऑफ अकाउंट फॉर दैट। इन्वेस्टर लोग मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद आपका इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं, तो सबका बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना प्रॉपर मैनर में, उसको इंस्पेक्शन करना, सब किसके हाथ में है, सेबी के हाथ में। सो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाजी एग्जीक्यूटिव। सो
SEBI has got the power to inspect, to call the broker to show their books of account and also to inspect them, to inspect the books of accounts of brokers or the issuer of the securities, etc. ठीक है, रिलेटिंग विद दिस. तो जो सेबी का है तीन पावर क्या क्या, व्हाट आर द थ्री पावर्स ऑफ सेबी? क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी एग्जीक्यूटिव. वी कैन कॉल दिस थ्री कैटेगरीज ऑफ सेबी फंक्शन और पावर्स ऑफ सेबी. तो सेबी का तीन टू पावर क्या क्या, फटाफट लर्न कर लो मेरे साथ साथ. सेबी का तीन पावर क्या क्या? क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव. क्वाजी जुडिशियल का एक एग्जांपल है, आई होप यू नो, यू शुड नो अबाउट दिस. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट PACL का केस, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. PACL का फुल फॉर्म क्या है? पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये कंपनी था जो कि एस्टैब्लिश किया गया था. एक्चुअली जो कंपनी है ये टर्न्ड आउट टू बी अ फेक कंपनी. इन लोग जो है इन्वेस्टर लोग को अट्रैक्ट करके जो है बहुत हाई रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किए, इनिशियल ईयर्स में दिए भी, बट उन लोग का पैसा लेके ये लोग एग्रीकल्चर में बोला था इन्वेस्ट करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं किया. They duped the money of the investors. ठीक है, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. तो सेबी इसके बारे में 1999 ईयर में ही जान गया था, बट इसके पास उतना एविडेंसेस नहीं था, इसलिए वो हाई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाया. बट 2015 में सेबी ने इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, PACL को. तो ब्लैकलिस्ट करने का पावर है कंपनी को सेबी के पास. हाँ, जजमेंट पास कर दिया. सो दैट इज कॉल्ड क्वाजी जुडिशियल. It has got the power to even blacklist a company if it finds that company has engaged itself in any type of fraudulent practices. ठीक है, सो सेबी PACL इज एन एग्जांपल टू इट. PACL का फुल फॉर्म क्या हो गया? सुने होंगे इसके बारे में, पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ये कंपनी था दैट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक कंपनी, जो कि इन्वेस्टर का पैसा लेके डुबा दिया था, और सेबी उस कंपनी को 2015 में ब्लैकलिस्ट कर चुका है. दैट्स फॉर योर जनरल नॉलेज. क्लियर है यहां तक? क्वाजी लेजिस्लेटिव, आप इसके बारे में सुने होंगे, LODR के बारे में, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो LODR का जो रेगुलेशन है दैट हैज आल्सो बीन पास्ड बाय सेबी. समझ में? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब कि कंपनीज लोग को अपने आप को लिस्ट कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है, क्या क्या क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, एंड व्हाट डू दे नीड टू डिस्क्लोज. सो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इससे रिलेटेड जो लॉज है दैट हैज बीन आल्सो मेड बाय सेबी. So SEBI is in power to make bylaws and amend those bylaws. Example of this legislative is LODR. ठीक है, LODR का फुल फॉर्म क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. ऑलराइट, क्वाजी एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल हम बता चुके हैं, टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ब्रोकर्स एटसेट्रा. तो फटाफट जो है आप लोग ये लिख लो. हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि सेबी का फंक्शंस किसके प्रति है? ठीक है, इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटीज के प्रति है, इन्वेस्टर्स के प्रति है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के प्रति है. दीज आर नॉट द फंक्शन, बट to whom it is discharging its function. ठीक है, functions discharged to whom, किसके लिए? ये तीन कैटेगरीज ऑफ आदमी के लिए. पावर तीन टू क्या क्या है? ये तीन पावर है, तो इसको फटाफट लिख लो. एंड दिस कंप्लीट्स योर सेबी. फटाफट लिख लो इसको वेरी क्विकली, आई एम गिविंग यू द टाइम. फंक्शंस डिस्चार्ज टू whom, पहले हेडिंग दो, फंक्शंस डिस्चार्ज टू whom. ठीक है, और आप इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटीज में लिख सकते हो. एग्जाम्पल IPOs, FPOs. आई होप यू नो व्हाट इज IPO एंड FPOs. इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स. ठीक है, जब कंपनी फर्स्ट टाइम गोस पब्लिक, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करता है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी बिकम्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी, दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. बट उसके बाद जो सेकेंड थर्ड बार इशू करता है शेयर्स को, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग्स. ठीक है, तो ये मार्क कर लो, इनिशियल एंड फॉलो अप. इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो अप पब्लिक ऑफर. FPO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या बोलोगे? फॉलो अप पब्लिक ऑफर. फिर लिखोगे कि सेबी का जो है
फंक्शंस क्या क्या है, फंक्शंस हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे, उसका पावर्स, किसके किसके प्रति उसका पावर्स है, दीज आर पावर्स ऑफ सेबी। आप लोग इसको सेबी फंक्शंस की जगह आप लोग उसको पावर्स लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कट आउट दिस वर्ड ऑफ फंक्शंस, just write powers of SEBI, 3 categories of SEBI power, write it down. So that's all about SEBI, फटाफट इसको लिख लो वेरी क्विकली। हो गया होगा लर्न यहां तक, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से पूरा सेबी को जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो इंश्योर कि आप लोग को अच्छे से लर्न हो गया। फटाफट मेरे को बताओ सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI as a body, regulatory body, was incorporated in the year 1988, but statutory power were given to it on 12th of April 1992. SEBI Act was passed in which year? 1992. SEBI function करना कब से स्टार्ट किया? 12th of April 1992. यहाँ तक लर्न हो गया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI का फंक्शन क्या है, किस लिए SEBI एस्टैब्लिश किया गया? टू एंश्योर transparency in the Indian capital market and to protect the interest of the investor. That is basically it is acting as a watchdog of stock exchange. SEBI का हेड ऑफिस कहां पे? करंटली मुंबई में। इसका 4 रीजनल ऑफिसेज है। कहां पे इसका 4 रीजनल ऑफिसेज है? कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और न्यू दिल्ली, ठीक है। SEBI अपना फंक्शन किन लोगों को डिस्चार्ज करता है? इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटीज को डिस्चार्ज करता है। इश्यूर ऑफ द सिक्योरिटी कौन हो गए? कंपनीज हो गए जो कि अपना शेयर्स को लिस्ट कराते हैं स्टॉक एक्सचेंज, जो इश्यू करते हैं शेयर्स को पब्लिक को अपना फाइनेंस को रेस करने के लिए। एंड दे कैन रेस फाइनेंस आइदर बाय 2 ways, by issuing shares or by issuing debentures, ठीक है, or taking loans from banks and financial institution, but here we are talking about issuing of shares. तो जब अगर first time issue करे, यानी when a private limited company is going public, that is called as initial public offering, but when it is subsequently issuing the share, it's not the first time it's issuing the shares, then it is called as FPO, follow public offer, clear है। फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स के प्रति अपना फंक्शन डिस्चार्ज करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। What falls under the category of financial intermediaries? Broker, sub broker, agents, NBFC companies जो कि हेल्प करता है शेयर्स का ट्रांजैक्शन को करने में, परचेज और सेल में हेल्प करता है। एंड दे चार्ज ब्रोकरेज कमीशन और फीस फॉर दैट, दे डोंट डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस किए देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ सेबी का फंक्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज पावर ऑफ सेबी, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, क्वाजी लेजिस्लेटिव। जुडिशियल मतलब प्रोनाउंसमेंट सुनाना, जजमेंट सुनाना। एग्जाम्पल इज सेबी PACL. SEBI blacklisted PACL company in the year 2015 for indulging in malpractices and for duping the money of the investors, ठीक है। क्वाजी लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, नया नया टाइप का लॉ को बनाना, अमेंड करना, बाईलॉज पास करना। एग्जांपल है इसका लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो कि कंपनी को केटर करना पड़ता है, एंड दैट हैज बीन पास्ड बाय SEBI। क्वाजी एग्जीक्यूटिव पढ़े, क्वाजी एग्जीक्यूटिव का मतलब कोई भी कंप्लेन लॉज हुआ है उसको कौन डिस्पोज ऑफ करेगा? SEBI करेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा, ब्रोकर का, एजेंट्स को कौन करेगा? SEBI करेगा। सो दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वाजी एग्जीक्यूटिव। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब और एक चीज सुनना। अच्छा, एक चीज और बता रहे थे, जो SEBI PACL बोल रहे थे ना, PACL कंपनी was designated as पॉन्स कंपनी, ठीक है। उसको पॉन्जी कंपनी बोल दिया गया था, क्यों? क्योंकि वो इन्वेस्टर का मनी को जो है वो कर दिया था, ड्यूप कर दिया था, ठीक है, डुबाकर चला गया था। और एक चीज बोल रहे थे, अगर मान लो कोई एक पर्सन एग्रीव्ड है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द SEBI, मान लो एज अ ब्रोकर हम SEBI के पास गए, ठीक है, कि मेरा जो केस है सल्टा दो, बट SEBI मेरे अगेंस्ट ही जजमेंट सुना दिया इन्वेस्टर के प्रति। इट पास द गुड जजमेंट एंड इट पास द बैड जजमेंट इन अगेंस्ट द ब्रोकर। नाउ ब्रोकर इज एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द SEBI, सो इफ नाउ यू आर एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द SEBI, अब कहां जाओगे? कोर्ट में क्या? हाँ, वो कोर्ट कौन सा है? वो कोर्ट है आपका SEBI के अंदर ही है वो कोर्ट, दैट कोर्ट इज कॉल्ड एज SAT, ठीक है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो और एक चीज सुन लो, इफ यू आर एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द SEBI, मतलब आप SEBI के भी ऊपर जाना चाह रहे हो, SEBI ने जो ऑर्डर पास किया उसका जजमेंट को आप नहीं सुनना चाह रहे हो, उसका जजमेंट से आप दुखी हो, उसका जजमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा है, उस जजमेंट के अगेंस्ट आप अपील रेज करना चाह रहे हो। सो इफ यू वांट टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट, अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय SEBI, you can move to SAT. You cannot move to High Court or Supreme Court, you can move to SAT, Securities Appellate Tribunal.
So any person who is aggrieved by the order of SEBI can go to SAT. SAT भी एक कोर्ट टाइप का हो गया जो कि खाली कौन सा मैटर को डील करेगा, सिक्योरिटीज रिलेटेड मैटर को डिस्पोज ऑफ करेगा, सिक्योरिटीज ठीक है. So aggrieved by the order of SEBI, go to SAT, Securities Appellate Tribunal. So this is not given in your mind, but still we have discussed it ताकि आपको लर्न हो जाए. एक्स्ट्रा लर्न करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जनरल नॉलेज अच्छा होगा ना, और करंट अफेयर्स में भी काम आएगा. आपका करंट अफेयर्स बोल के एक सब्जेक्ट है. Now do you know who is the present chairman of SEBI? Ajay Tyagi. Who is the present chairman of SEBI? This is also not given in your mind, but still I am discussing this. तो SEBI का करंट चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी. उसका tenure got over in the year 2020, but in February 2020 he was again re-elected for a next period of 6 months because of this pandemic. So chairman of SEBI अजय त्यागी. ठीक है, तो फटाफट आपको ये दोनों पॉइंट लिखना है तो लिख लो, और ये जो 9 और 10 है ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. So इसको डबल टिक कर दिए, दैट इज नॉट गिवन इन योर मैथ, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. तो ये पॉइंट तो आप पक्का लिख ही लेना. ठीक है, तो लिख लो इसको. एंड दिस कंप्लीट योर सेबी फाइनली. सेबी इज ओवर. इसके बाद हम लोग जो आरबीआई लेंगे, एंड आई होप आरबीआई का फंक्शंस तो आप लोग 11th 12 में पढ़ के आए होगे. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक हम लोग करते थे ना, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, मनी एंड बैंकिंग बोल के एक चैप्टर होता था वहां पे. कर लो फटाफट, लिख लो इसको. ठीक है, एक बार फटाफट देख लो. हम लोग का सेबी ओवर हो गया, एंड आई होप यू हैव कॉपीड डाउन एवरीथिंग. सो सेबी इज ओवर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू आरबीआई. तो चलो अब हम लोग आरबीआई में आ जाते हैं. आरबीआई का फुल फॉर्म नीडलेस टू से, आई होप यू नो द नेम ऑफ आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अमेरिका का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व. चाइना का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना. बट छोड़ो ना, क्या करना है हम लोग को चाइनीज पीपल लोग से, जस्ट लीव इट. ठीक है, फिर इसके बाद यूरोप का हम लोग का क्या नाम है सेंट्रल बैंक का? यूरोपियन सेंट्रल बैंक. तो इस तरह से हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है. इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और हम लोग को फिलहाल किस सेंट्रल बैंक से मतलब है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. क्या इंडिया में एक ही सेंट्रल बैंक है? हाँ, ऑब्वियसली. कमर्शियल बैंक बहुत सारे होते हैं, कमर्शियल बैंक से नॉर्मल पब्लिक लोग डील करते हैं, बट गवर्नमेंट जो होता है, कमर्शियल बैंक होता है, वो किससे डील करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से. सो हु इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established under an RBI Act. So RBI Act got passed in the year 1934. RBI Act was passed in which year? 1934. But RBI itself as a statutory body, as a government institution, got established in which year? 1st of April 1935. वो 12th April था, ये 1st of April है 1935. So be careful. RBI got established in the year 1935. But Act was passed in the year 1934. हमेशा RBI Act के संग 1934 आता है, 1935 नहीं आता. But RBI as a statutory body, RBI as a government institution कब establish हुआ था? 1st of April 1935. ठीक है, तो RBI establish कब हुआ था? 1st of April 1935. आपको पता है RBI जब establish हुआ था, उसका हेड ऑफिस कैलकाटा में सिचुएटेड था. RBI का हेड ऑफिस इनिशियली कहां पे था? कैलकाटा. देन ग्रेजुअली it got shifted in the year 1937. Where? In Mumbai. तो RBI का जो प्रेजेंट हेड ऑफिस है, RBI का
प्रेजेंट हेड ऑफिस है वो कहां पे है, मुंबई। इसके पहले भी जो हम लोग सेबी का पढ़े थे हेड ऑफिस, वो भी कहां पे था, मुंबई। इनिशियली कहां पे था, कैलकाटा में, बट फिर शिफ्ट हो गया किस साल में, 1937। ठीक है, तो इनिशियली इन कैलकाटा, गॉट शिफ्टेड इन 1937 टू मुंबई। तो लर्न हो गया होगा यहां तक। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1934। आरबीआई इज अ बॉडी started its functioning in the 1st of April 1935. RBI is a central bank of India. Its present head office is in Mumbai. Initially it was in Calcutta. ठीक है, got shifted to Mumbai in which year, 1937. लर्न हो गया यहां तक। इसके अलावा आरबीआई का सेवन रीजनल ऑफिसेज है। ठीक है, आरबीआई हैज गॉट 27 रीजनल ऑफिसेज एंड 4 सब ऑफिसेज। आरबीआई का रीजनल ऑफिसेज कितना सारा है, 27। ठीक है, और उसका सब ऑफिस कितना है, 4। तो फटाफट इसको लर्न कर लो। और एक पॉइंट हम लोग को लर्न करना है क्या, कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ। नेशनलाइज मतलब फुल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट कब हो गया। आरबीआई इनिशियली कुछ शेयर्स जो थे उसके प्राइवेट सेक्टर्स भी ओन करते थे, बट फाइनली आरबीआई टोटली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच ईयर, 1949। सो फुल नेशनलाइजेशन of RBI took place in which year, 1949। तो ये जो दोनों डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो डेट इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्ट हुआ था पास 1934 में, नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई का 1949 में। क्लियर है यहां तक। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है, पहले कैलकाटा में था, शिफ्ट हो गया 1937 में। और आरबीआई फंक्शन अपना कब स्टार्ट किया, 1st of April 1935। और आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक है इंडिया का। तो एक बार अच्छे से पूरा देख लो और लर्न कर लो वेरी क्विकली। ठीक है, वेरी क्विकली। लर्न हो गया यहां तक। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या होता है। वेरी इजी, आपको ये ऑलरेडी आता होगा, मेरे को नीडलेस टू डिस्कस। आरबीआई का फंक्शंस क्या क्या होता है, फटाफट बताओ। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। इशू ऑफ करेंसी नोट्स के बारे में सुनोगे। आरबीआई क्या करता है, करेंसी नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट कॉइंस ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन। जो छोटे छोटे कॉइंस है वो आरबीआई इशू नहीं करता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। तो ये आप इसके बारे में आपको पता होगा। फिर इसके अलावा आरबीआई का फंक्शन क्या है, एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है, आरबीआई है। कमर्शियल बैंक को जब भी रुपया का दरकार होता है और सारे रिसोर्सेज क्लोज हो जाता है, तो लास्ट रिसोर्ट कौन होता है, आरबीआई। देयरफॉर आरबीआई इज आल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सुने होंगे इसके बारे में। आरबीआई आल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज का सरप्लस, पूरा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है किसके पास है, आरबीआई के पास है। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं रख सकता, कोई भी बैंक। जितना भी फॉरेन करेंसी हम लोग अर्न करते हैं, सारा रिजर्व्स कहां पे रखा हुआ, आरबीआई के पास। देयरफॉर आरबीआई आल्सो रेगुलेट्स द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो भी आरबीआई रेगुलेट करता है। इट्स आल्सो एंट्रस्टेड विद द पावर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फेमा एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में सुने होंगे, जो कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करके रखा है। तो वो भी कौन मैनेज कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई आल्सो एक्ट्स एज अ क्लियरिंग एजेंट। चेक्स वेक्स का जो क्लियरिंग होता है इंटर बैंक का, वो सब कौन करता है, आरबीआई फैसिलिटेट करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई, मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। ठीक है, आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, मॉनिटरी ऑब्जेक्ट। बैंक रेट पॉलिसी हुआ, फिर उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब एसएलआर को रेगुलेट करना। बैंक रेट कितना होगा, कितना नहीं होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना होगा हम लोग का। फिर उसके बाद आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी। क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़े होंगे, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़े होंगे, ये सब आरबीआई करता है। ठीक है, एंड आल्सो आरबीआई हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ
योर नेशन, सो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो आरबीआई का फंक्शंस क्लियर है, हम लोग डायरेक्टली बुक से मार्क करेंगे। इशू ऑफ करेंसी हो गया, एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ स्मॉलर डेनोमिनेशन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गया, जो भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है सब आरबीआई के पास रखा हुआ है। फिर इसके अलावा आरबीआई क्या करता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद और किसका बैंकर है, बैंकर टू द बैंक इटसेल्फ, इसके लिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला गया है। And the most important function of RBI is credit control. Credit creation is the responsibility of commercial bank, but credit control is the responsibility of central bank, that is your RBI. Credit control दो तरीके से कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर आ गया बैंक रेट, बैंक रेट रेगुलेट करता है ना, इन्फ्लेशन होता है तो बैंक रेट को बढ़ा देता है, डिफ्लेशन होता है बैंक रेट को घटा देता है, ठीक है, जैसे अभी सब रेट गिर रहा है। फिर उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हुआ हम लोग का, SLR, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का हो गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल होता है हम लोग का, अलग अलग तरीका का करता है काम, मॉरल सुएशन हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन हो गया। ये सब बुक्स में नहीं दिया हो, बट फिर भी फॉर योर जनरल नॉलेज वी आर डिस्कसिंग। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई कौन सा एक्ट को रेगुलेट करता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करता है, उस एक्ट का नाम क्या है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो वो मेरा हो गया फंक्शंस ऑफ आरबीआई। डन हो गया यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्लियर है, हम लोग इतना सारा फंक्शंस डिस्कस किया आरबीआई का। क्रेडिट कंट्रोल जो कि उसका मॉनेटरी फंक्शन भी बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इशू ऑफ करेंसी नोट्स है, ठीक है। फिर बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट्स बैंक। फिर इसका डेवलपमेंटल फंक्शंस है। फिर इसके अलावा हम क्या बोले थे, फॉरेन एक्सचेंज को भी हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ठीक है। सो रेगुलेटिंग ऑल्सो फॉरेन इन शॉर्ट इफ यू वांट टू राइट डाउन दीज पॉइंट्स यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। डिटेल में हम लोग मैथ में मार्किंग करेंगे। तो ये मेरा हो गया फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ठीक है। लर्न कर लो फटाफट इसको अच्छे से। इसके अलावा भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द नेम ऑफ द 4 होली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई का टोटल 4 होली ओन सब्सिडरीज है जिसका नाम हम लोग को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। फोर होली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके अलावा और एक है होली ओन सब्सिडरीज, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एक हो गया ये हम लोग का होली ओन सब्सिडरीज। इसके अलावा इसका और भी होली ओन सब्सिडरीज है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है। और एक हम लोग का इसका होली ओन सब्सिडरीज है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सबका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, एकदम इजी है, अगर ध्यान से देखोगे कुछ इसमें है नहीं, बहुत इजी है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, लर्न करो मेरे संग, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये 4 होली ओन सब्सिडरीज है आरबीआई का, ठीक है। फिर उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई तो रिजर्व बैंक हो गया, एन फॉर नोट हो गया, नोट इशू करता है, मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, पीएल इज वेरी इजी, प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एकदम इजी था। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, और लास्ट वन आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो दीज आर द 4 होली ओन सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। तो फटाफट आरबीआई आप लिख लो अच्छे से, वेरी क्विकली। 4 तक तो आप लोग शायद लिख ही लिए थे, 5 6 लिख लो, एंड योर आरबीआई इज आल्सो ओवर। This completes your RBI. We are through with the topic of RBI. Learn it very quickly. You know who is the present governor of RBI? Again, this is not given in your mat.
जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, शक्ति कांता दास, ये सब करंट अफेयर्स से तो रिलेटेड है ही, आ ही सकता है ना। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्ति कांता दास। तो फटाफट जो ये आप लोग पॉइंट नंबर 5, 6, 7 कॉपी कर लो वेरी क्विकली, एंड दिस कंप्लीट्स योर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, हो गया ये फोर यूनियन सब्सिडरीज आरबीआई का। इसका रीजनल ऑफिस 27 एंड 4 सब ऑफिस था। वेरी क्विकली लेट अस रिकैपिचुलेटेड। इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो सेंट्रल बैंक है ये आम आदमी का बैंक है कि बड़े आदमी लोग का बैंक है? बड़े आदमी लोग का बैंक है। इसमें जो डे टू डे पब्लिक है आरबीआई से डील नहीं करते। तो आरबीआई से कौन डील करता है? कमर्शियल बैंक डील करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील करता है, फॉरेन एक्सचेंज का जो करेंसी का मैनेजमेंट है वो भी आरबीआई करता है, क्रेडिट जो है कंट्रोल करना है वो भी आरबीआई करता है, क्लियरिंग सिस्टम एजेंट जो है वो भी आरबीआई है, डेवलपमेंटल फंक्शन प्रमोशनल फंक्शन ऑफ इंडिया वो भी आरबीआई रेंडर करता है। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्ति कांता दास। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए कि आरबीआई जो है इसके अलावा नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। बट आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1934। बट आरबीआई इटसेल्फ गॉट एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, आरबीआई का फोर होली ओन सब्सिडरीज है। क्या क्या नाम है बताओ मेरे को? डीआई, सीजीसी, क्लियर है एकदम, बीआरबीएन, एमपीएल, ये सब शॉर्ट फॉर्म नहीं लर्न करना है, फुल फॉर्म करोगे तो इजी है। जैसे लाइक बीआरबीएन, एमपीएल, कितना बड़ा लग रहा है, एकदम इजी है। भारतीय, मेरे संग बोलो, भारतीय, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक, एन मतलब नोट, एम मतलब मुद्रैन, MUDRAN, मुद्रैन प्राइवेट लिमिटेड, एकदम इजी है। फोर्थ और भी इजी, आरई मतलब रिजर्व हो गया, बी मतलब बैंक हो गया, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है। और सीजीसी तो तुम्हारा एकदम इजी, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई का भी फुल फॉर्म में क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सो आरबीआई इज ओवर। तो हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट जो है सेबी और आरबीआई को मार्क करके कंप्लीट कर लेते हैं मैथ से। तो आ जाओ मैथ में, ताकि आप लोग को भी सुकून मिले कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आपके मैथ में ही है, कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सेबी में आ जाओ। आज हम लोग सबसे पहले सेबी डिस्कस किए थे, मार्क कर लो। चलो, सेबी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी entrusted with the responsibility to regulate Indian capital market. Everything has been discussed, right? मार्क करते चलो। सेबी पॉइंट नंबर 1 फाउंडेड ऑन अप्रैल 12, 1992 अंडर सेबी एक्ट 1992, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ठीक है, और इसका ऑफिसेस कहाँ पे? पॉइंट नंबर 3 न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, ये सब ऑलरेडी डिस्कस है। फिर उसके बाद आप लोग आ जाओगे ये वाला में, हम बोले थे ना प्रियम्बल ऑफ सेबी, क्या बोले सेबी का फंक्शंस के बारे में? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी एंड प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ and to regulate the security market and for matter connected therewith or incidental thereto. ये मार्क कर लो। This has been written in preamble of the Securities Exchange Board of India. फिर functions of SEBI हम लोग डिस्कस किए थे। functions में हम बोले थे ना 3 पार्टिसिपेंट्स है इसमें, किसके लिए functions डिस्चार्ज करे? 3 जन के प्रति, इश्योर ऑफ सिक्योरिटी, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, फिर इसके बाद दिया इश्योर ऑफ सिक्योरिटी में कौन आता है? कंपनीज लोग आता है ना जो इशू करते हैं सिक्योरिटी। वी डिस्कस्ड अबाउट आईपीओज एंड एफपीओज। फर्स्ट टाइम इशू करे तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सेकंड और थर्ड टाइम इशू करे फॉलो अप पब्लिक ऑफर। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, कोई भी जो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करे और ये सब नहीं करे उसके लिए भी है सेबी। ऑल राइट, फिर उसके बाद दे डू नॉट बिकम द विक्टिम ऑफ द स्टॉक मार्केट फ्रॉड और मैनिपुलेशन। हर्षित मेहता का भी स्कैम सुनोगे, केतन पारेख, हर्षित मेहता। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गया हम लोग का, एग्जाम्पल इसका हो गया ब्रोकर, सब ब्रोकर, एनबीएफसीज। क्लियर है, फिर हम लोग डिस्कस किए थे पावर ऑफ सेबी, 3 पावर था ना, क्वाजी जुडिशियल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो क्वाजी जुडिशियल में हम क्या बोले थे? कंडक्ट करता है हियरिंग्स को, जजमेंट पास करता है। सेबी पीएससीएल इसका एग्जांपल है। पीएससीएल का फुल फॉर्म आप लोग को पूरा अच्छे से मैंने समझाया कि 2015 में सेबी ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, फ्रॉडुलेंट कंपनी था। ठीक है, और पीएससीएल का फुल फॉर्म क्या था? पर्ल्स एग्रोटेक, पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूरा समझाया गया था। ठीक है,
फिर उसके बाद क्वाजी लेजिस्लेटिव के बारे में भी बोला गया था कि रेगुलेशंस ड्राफ्ट करता है, एलओडीआर उसका एग्जांपल है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। क्वाजी एग्जीक्यूटिव के लिए बोला गया था, रूल्स को वायलेट करेगा उसके लिए केस फाइल करेगा, बुक्स अकाउंट को इंस्पेक्ट करेगा एटसेट्रा। ठीक है, तो देख रहे हो सेबी का जितना भी हम लोग पॉइंट्स लिखे हैं शॉर्ट में, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड हियर। हम लोग सब कुछ लर्न पहले से ही कर चुके हैं, तो मार्किंग करके एकदम अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हम लोग तो इसे पहले ही कर चुके हैं। तो खाली वो नोट्स फॉलो करोगे तो हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है सेबी में, वो नोट्स फॉलो करने से हो जाएगा सेबी पूरा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो वही नोट में कॉपी डाउन कर लो। आरबीआई फिर डिस्कस किए, कब एस्टैब्लिश हुआ, 1 अप्रैल 1935। एक्ट कब पास हुआ, 1934, डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर हम लोग डिस्कस किए थे इसका पहले हेड ऑफिस कहाँ पे था, कैलकाटा में था, बट 1937 में कहाँ शिफ्ट हो गया, मुंबई। तो इसका प्रेजेंट हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में है। नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में, ये भी डिस्कस्ड ऑलरेडी। ठीक है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ। फिर उसके बाद हम लोग इसका फंक्शंस डिस्कस किए, मॉनेटरी अथॉरिटी डिस्कस किए थे ना हम लोग, क्रेडिट कंट्रोल जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका 2 टाइप्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एटसेट्रा। तो यहां लिख सकते हो क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एंड क्वालिटेटिव। इसका एग्जांपल लिख सकते हो ना, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एसएलआर एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का मॉनेटरी अथॉरिटी। फिर उसके बाद हम लोग फॉरेन एक्सचेंज का भी बोले थे, मैनेजर है, बोले थे ना फॉरेन एक्सचेंज एक्ट को मैनेज कर रहा है 1999। करेंसी इशू करता है लेकिन कॉइन्स को इशू नहीं करता है। ठीक है, डेवलपमेंटल रोल भी है इसका, प्रमोशनल फंक्शन बोले थे इसका है, रेगुलेटरी सुपरवाइजर फंक्शन है। ऑल राइट, फिर उसके बाद रिलेटेड फंक्शन बोलते हैं, बैंकर टू दी गवर्नमेंट है, बैंक टू दी बैंक है बोला गया था, एंड इज ऑल्सो नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट लिख सकते हो वहां। सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कॉपी में लिख चुके हैं अच्छे से, वहां से करोगे हो जाएगा, मैट को रेफर भी करने का दरकार नहीं है। 27 रीजनल ऑफिसेज है, 4 सब ऑफिसेज है, फिर इसका 4 होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज का फुल फॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप चाहो तो वहीं पे कॉपी में भी फुल फॉर्म को लिख सकते हो। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड लाइट सर्विसेज लिमिटेड आर फुल्ली होल्डी ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। इसका 6 ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, दैट्स इट। ये बार पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इट। लास्ट पैराग्राफ हैज नॉट बीन डिस्कस्ड, यू कैन रीड इट। तो बार फटाफट जो है ये दोनों देख लो, आप लोग को अच्छे से लर्न हुआ कि नहीं हुआ। दिस कंप्लीट्स योर सेबी एंड आरबीआई। इसके बाद हम लोग नीति आयोग करेंगे, वेरी क्विकली रिवाइज कर लो एक बार। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट वाज पास्ड इन द ईयर, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2015। इट केम एज अ सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1950। तुमको पता है पहले प्लानिंग कमीशन था, वो हर समय 5 ईयर प्लान्स को ड्राफ्ट करता था। प्लानिंग कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। हर 5 साल के बाद वो प्लान ड्राफ्ट करता था, 5 ईयर प्लान, एंड द लास्ट 5 ईयर प्लान वाज 12th 5 ईयर प्लान। हर एक 5 ईयर प्लान का कुछ ऑब्जेक्टिव था, लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, देन द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरह से 5 ईयर प्लान चलते आया। बट 2015 में रियलाइज किया गया कि ये 5 ईयर प्लान ना बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया, इसको हटाओ। तो इसका पावर किसको दे दिया गया, प्लानिंग कमीशन को कौन सुपरसीड कर दिया गया, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया took over the charges and power that was given to planning commission initially। और प्लानिंग कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ गया था, 1950। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया था 1950 में। अब प्लानिंग कमीशन का फंक्शन कौन डिस्चार्ज करे, नीति आयोग, जो कि कब लॉन्च हुआ, 2015 में। एंड द लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था, 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान डेवलप नहीं हुआ क्योंकि नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग किस लिए आया, वही सारे काम के लिए, नए नए प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसी बनाना, उसको मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, रिलेटिंग विथ व्हाट,
रिलेटिंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री, रिलेटिंग विद एजुकेशन ऑफ द कंट्री, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड लेबर के बारे में, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, इंटर कंट्रीज रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। तो ये सब हो गया नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव। नीति आयोग किस लिए है? वही सारा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि आपका प्लानिंग कमीशन भी कर रहा था। एग्रीकल्चर को अच्छा करने के लिए, इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पब्लिक रिलेशन को अच्छा करने के लिए, पुअर अनप्रिविलेज्ड के लिए, को वेलफेयर के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। ये सारा नीति आयोग का क्या है? फंक्शंस है। तो जितना भी सारा कॉमन फंक्शंस है, एनवायरमेंट को अच्छे से मेंटेन करना, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, सब नीति आयोग का फंक्शंस के अंडर आ गया, जो कॉमन फंक्शंस होते हैं डेवलपमेंट के लिए इंडिया का। तो उसको हम अलग से नहीं पढ़ा रहे। समझ में आया नीति आयोग किस लिए आया? तो नीति आयोग किसको सुपरसीड किया? किसको सुपरसीड करके आया? इट सुपरसीडेड द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। इट सुपरसीडेड द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी ये किसका फंक्शंस, किसका सक्सेसर बनकर आया? प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर बन के आया। जो पहले प्लानिंग कमीशन करता था वो ये करे, बट ये 5 ईयर प्लान बोल के कुछ ड्राफ्ट नहीं होता यहाँ पे। जैसे प्लानिंग कमीशन हर साल 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट करता था, सुने होगे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, एंड दैट 5 ईयर प्लान वेंट अप टू 12th 5 ईयर प्लान। उसके बाद कोई 5 ईयर प्लान किस लिए नहीं आया? क्योंकि प्लानिंग कमीशन हट गया, रिटायर हो गया, और उसको कौन सुपरसीड कर लिया? नीति आयोग। क्लियर है यहां तक? और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का जो फंक्शंस है दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 डोमेन। सो व्हाट आर द 4 डोमेन्स ऑफ नीति आयोग? इसका 4 डोमेन क्या है नीति आयोग का? एक तो क्या है? पॉलिसी को बनाना, सो पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, फ्रेम करना उन लोग को। फिर उसको इवैल्यूएट भी तो करना पड़ेगा, जो पुराने पुराने पॉलिसी है उसका मॉनिटर करना और इवैल्यूएशन करना, इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग दोस पॉलिसीज। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, and also Niti Aayog is called as think tank and knowledge moderator of India। एग्जाम में क्वेश्चन आता है थिंक टैंक किसको बोला गया है? नीति आयोग को। नीति को थिंक टैंक बोला गया क्योंकि वो सोचता है, तो इंडिया का वो थिंक टैंक है, गवर्नमेंट के लिए वो थिंक टैंक है। थिंक टैंक पतला टैंक नहीं, थिंक सोचने वाला। तो जो नीति आयोग है उसका फंक्शन का 4 डोमेन है। पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को इवैल्यूएट करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, और सोचना इंडिया के बारे में, तो सोचने को थिंक टैंक। तो ये 3 तो लर्न हो गया होगा, 1, 3 और 4 इजीली। पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, उस पॉलिसी को रिव्यू करना, मॉनिटरिंग करना, और थिंक टैंक सोचना कंट्री के बारे में। पॉइंट नंबर 3 आपको शायद नहीं समझ आया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, विच मींस डिसबर्सिंग द पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को बांटना, और ट्राई करना कि दोनों गवर्नमेंट एक संग चलकर, एक संग काम कर गवर्नमेंट जो है इंडिया का वेलफेयर को प्रमोट करे, अलग अलग नहीं। नॉट टू फॉलो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बट टू फॉलो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या? वेयर द पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन union government, between central government and state government, between national government and state government and the local authorities, and all are working together in one common direction for the welfare of the entire country। उसको प्रमोट करना। तो ये लर्न कर लो फटाफट, वेरी इजी। नीति आयोग किसको सुपरसीड किया, किसका फंक्शन को सुपरसीड कर आया? नीति आयोग सुपरसीडेड द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर लॉन्ग बैक 1950 एंड द लास्ट 5 ईयर प्लान वाज 12th 5 ईयर प्लान। नीति आयोग केम इन द ईयर 2015। व्हिच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थिंक टैंक से किसको नवाजा गया है? नीति आयोग को नवाजा गया है। ठीक है, नीति आयोग का 4 फंक्शंस क्या क्या है? पॉलिसी को बनाना यानी पॉलिसी फ्रेमवर्क, देन पॉलिसी का इवैल्यूएशन करना, देन उसके बाद उसका मॉनिटरिंग करना, थिंक टैंक तो है ही, नॉलेज मॉडरेटर तो है ही, और एक क्या बोले? प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन आवर कंट्री। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? वेयर ऑल द गवर्नमेंट आर वर्किंग टुगेदर
be it the state government or the central government or your local authorities in one common unified direction for the welfare of our country. एकदम इजी है, लर्न कर लो फटाफट। तो ये मेरा हो गया 4 फंक्शंस ऑफ दी नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग किसकी जगह आया? प्लानिंग कमीशन की जगह आया। पूरा ये बैकग्राउंड हिस्ट्री आपके बुक्स में नहीं दिया हुआ है, खाली अचानक से नीति आयोग पढ़ोगे तो कैसे समझ में आया? नीति आयोग आया कैसे? यू शुड नो द बैकग्राउंड। पहले प्लानिंग कमीशन था, वो ड्राफ्ट करता था 5 ईयर प्लान, 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया गया था, बट अब प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। तो लर्न कर लो फटाफट नीति आयोग। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट इट डाउन फर्स्ट। सुपरसीडेड द फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन क्या करता था? इट यूज्ड टू ड्राफ्ट 5 year plans and the last one being 12th 5 year plan. लर्न कर लो फटाफट वेरी क्विकली और लिख लो। वेरी क्विकली राइट इट डाउन, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। नीति आयोग ने और एक इंपॉर्टेंट चीज किया, 7 प्रोग्राम को लॉन्च किया। किसको लॉन्च किया? 7, ठीक है। सो नीति आयोग ऑल्सो लॉन्च्ड 7। व्हाट इज 7? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसका 2 एजेंडा है, एक तो हेल्थ को प्रमोट करेगा और एजुकेशन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो नीति आयोग ऑल्सो अंडरटुक 7 प्रोग्राम। 7 प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसका 2 ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ को प्रमोट करना और एजुकेशन को प्रमोट करना। लेकिन कहां पे? ऑल दी स्टेट्स नहीं, 7 प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 3 सिलेक्टेड स्टेट्स। ये पूरा 3 मॉडल स्टेप है, ठीक है। ये पूरा 3 मॉडल प्लान है, 3 मॉडल प्लान है ये। क्यों? क्योंकि ये 3 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया। इट गॉट इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी स्टेट? 3 स्टेट। कौन कौन सा 3 स्टेट? एक तो उड़ीसा में इंप्लीमेंट किया गया, झारखंड में इंप्लीमेंट किया गया। जिन लोग को रिक्वायरमेंट है कि एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड को इंप्रूव करे, तो ये जो नीति आयोग है इसने 3 स्टेट को सिलेक्ट किया अपना 7 प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 3 सिलेक्टेड स्टेट? इसलिए इसको 3 स्टेट मॉडल प्लान बोला जाता है, क्योंकि ये 3 स्टेट में इंप्लीमेंट किया गया, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। सो 3 मॉडल प्लान, 3 स्टेट्स, एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दोस 3 स्टेट? उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। इसके अलावा और एक चीज सुनना, मेरा कंफ्यूज मत होना, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 2 है, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 है और ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है। तो एक हो गया 3 मॉडल प्लान, 3 स्टेट, नेम ऑफ द 3 स्टेट उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। क्लियर है? और क्या चीज में फोकस किया? इसका 2 एजेंडा था, हेल्थ को इंप्रूव करो और एजुकेशन को इंप्रूव करो। क्लियर है? तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ये 30 मंथ्स का था। सब जगह देख रहे हो 3 है, 30 मंथ्स में बोला गया इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। और इसका फेजेस भी 3 था, बोला 3 फेज में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। और करेंटली अभी हम लोग 3rd फेज में ही है। करेंटली अभी हम लोग कौन सा फेज में? 3rd फेज में, यानी फर्स्ट और सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है इस प्रोग्राम का। अभी करेंटली किस फेज में हम लोग? 3rd फेज में है। और बोला गया लगभग 18 मंथ्स लगेगा, लगभग 18 मंथ्स लगेगा 3rd फेज को कंप्लीट करने के लिए। तो फटाफट देखो, सब जगह 3 है। सबसे पहले मेरे को बताओ पूरा स्टार्टिंग से 7 का फुल फॉर्म को लर्न करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। 7 का जो फुल फॉर्म है इसको फटाफट जो है लर्न कर लो, ठीक है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इट फोकस्ड ऑन बेसिकली 2 फील्ड्स, इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। ये इंप्रूवमेंट किस 3 स्टेट में सिलेक्ट किया गया? कहां पे लगा नीति आयोग को कि ये इंप्रूवमेंट जरूरी है? 3 स्टेट में, इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। एंड दिस एंटायर प्लान was for a period of 30 months. 2 phases are over. It was implemented into 3 phases. 2 phases are already over. अभी कौन सा फेज में हम लोग? 3rd फेज में, जिसका कंप्लीशन के लिए अभी बोल रहे क्या कितना टाइम लगने वाला है? 18 महीना लगने वाला है। लर्न हो गया होगा अच्छे से यहां तक, ठीक है।
और यहाँ पे पता है क्या क्या किया गया, मतलब ये जो प्लान है इसमें क्या क्या किया गया, पूरा जो है स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने का रोड मैप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप वाज गिवन, वाज लॉन्च्ड। फिर उसके बाद आपका पूरा फील्ड रिव्यू किया गया स्कूल्स का, कॉलेजेस का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ये सब एरिया के कि स्कूल कॉलेजेस का क्या क्या है हालत है, और नया नया मर्जर एमलगमेशन का प्रपोजल को जो है सामने लाया गया कि स्कूल्स को मर्ज करके नया बढ़िया स्कूल बना दो। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या किया गया है, MIS सिस्टम को लॉन्च किया गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो these were the things, these are the milestone that has been already achieved by सात प्रोग्राम। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं सात प्लान was launched by, सात याद रहेगा, हम साथ साथ हैं, तो सात प्लान was launched by whom, नीति आयोग, which government institution, नीति आयोग। थिंक टैंक किसको बोला गया, नीति आयोग। सात का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वेरी इजी, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये पूरा 3 मॉडल फेज में डिवाइडेड है। इट वॉज ऑल्सो इंप्लीमेंटेड इन 3 मॉडल फेज, meant for 3 states, name of those 3 states are Odisha, Jharkhand and Madhya Pradesh। for a period of 30 months ये प्रोजेक्ट था, जिसमें से बोला गया अभी 2 फेजेस ओवर हो चुके हैं, थर्ड फेज में चल रहा है अभी, और थर्ड फेज का कंप्लीशन के लिए अभी भी स्टिल कितना मंथ्स पेंडिंग है, 18 मंथ्स। दैट्स इट। और क्या क्या माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव हो गया है, रोड मैप बन गया है स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने का, फिर उसके बाद फील्ड रिव्यू हो गया डिस्ट्रिक्ट्स का, स्कूल्स कॉलेजेस का, और MIS सिस्टम डेवलप करने के लिए प्रपोजल आ गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, टू स्ट्रेंथन देयर एजुकेशन सिस्टम। तो ये पूरा लिख लो अच्छे से एक बार सात के बारे में, वेरी क्विकली राइट इट डाउन। और ये पूरा प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए प्रोजेक्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं, 2-3 जन का हेल्प भी लिया गया। किसका किसका हेल्प लिया गया है, एक तो आपका सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, एकदम इजी, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट। कुछ नहीं है, मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए अलग से एक जो है कमिटी को अपॉइंट कर दिया गया, वो देखता है कि प्रोजेक्ट जो हम लोग ये जो नीति आयोग ने प्रोजेक्ट ड्राफ्ट किया है वो प्रोजेक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए अलग से एक यूनिट बना दिया गया। वो यूनिट का नाम क्या है, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, दैट्स इट, वेरी इजी। तो पूरा हम लोग का नीति आयोग ओवर हो गया, लर्न कर लो अच्छे से, लर्न इट, सात पढ़ लो एक बार अच्छे से और ये पूरा कंप्लीट करो वेरी क्विकली। फिर हम लोग जो है हम लोग का 4th वाला करेंगे, दैट इज वेरी शॉर्ट एंड इजी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। फटाफट कर लो इसको, लर्न इट ऑल्सो।
लर्न हो गया होगा पूरा अच्छे से यहाँ तक, ठीक है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्या डिस्कस करने वाले हैं, नीति आयोग हो गया हम लोग का, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक बचा है आज का वो क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 1 अक्टूबर 2016, ठीक है। क्या है मेरा बताओ, 1 अक्टूबर 2016, क्लियर है यहाँ तक, 1 अक्टूबर 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लिख दे रहे हैं इसका हम स्पेलिंग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म ही आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पूछ सकता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ, इन द ईयर 1 अक्टूबर 2016। इसका फंक्शन क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, ये होता क्या है आपको पता है। बहुत सारा कंपनीज, बहुत सारा पार्टनरशिप फर्म, बहुत सारे इंडिविजुअल गोज अंडर डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन का प्रोसीजर को कौन इजी करेगा, कौन हेल्प करेगा कि हाँ लोग आराम से डिसॉल्व हो सके, आराम से लिक्विडेट हो सके, बड़े बड़े कंपनी, उसको हेल्प करने के लिए कौन है, आईबीबीआई। और बहुत सारा कंपनीज हो सकता है कि सोच रहे लिक्विडेट करे, बट आईबीबीआई का सजेशन से वो लिक्विडेट ना हो, उसको फाइनेंशियली वो हेल्प कर दे, एंड इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट दो सिक यूनिट्स इनटू प्रॉफिट सीकिंग यूनिट। तो आईबीबीआई इज बेसिकली देयर टू सॉर्ट आउट द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज और ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ऑफ इंडिविजुअल। तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज है उसको अमेंड करना, रीऑर्गेनाइज करना किसके हाथ में, आईबीबीआई के हाथ में, समझ में आ रहा है। सो इट नॉट ओनली रेगुलेट्स द पॉलिसीज, इट्स ऑल्सो रेगुलेट द प्रोफेशन, इट्स ऑल्सो रेगुलेटिंग द प्रोफेशन। ये और भी किसको रेगुलेट करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, जो कि मदद करते हैं इंसॉल्वेंसी का प्रोसीडिंग्स में, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले इट रेगुलेट्स बोथ, इट रेगुलेट्स प्रोसीजर्स एंड प्रोफेशन दोनों, ठीक है। इट रेगुलेट्स प्रोसीजर रिलेटेड विथ व्हाट, बैंक्रप्सी, डिसोल्यूशन, पता है ना, जब कंपनी बंद होना चाह रहा है, जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होना चाह रहा है, डिसॉल्व होना चाह रहा है, तो उस प्रोसेस को इनिशिएट करना, हेल्प करना, मदद करना, क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना होगा अपना कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए, अपना कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, सब कहां से आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से, ठीक है। सो बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज हेल्पिंग इन लिक्विडेशन डिसोल्यूशन ऑफ किसका, इट्स हेल्पिंग इन इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स and individuals. It's also helping, it is also helping किसको किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, ठीक है, इंसॉल्वी प्रोफेशनल्स को, फिर उसके बाद आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, क्लियर है यहां तक। तो कितना बार क्या होता है ना, बहुत सारा कंपनी थक गया, अब सोच रहे लिक्विडेट करे, पैसा नहीं है, पैसा का क्रक्स है, तो वो मांग सकता है हेल्प बोर्ड से, और बोर्ड उसको, अगर बोर्ड को लगे क्या इस कंपनी में फ्यूचर दिखता है, तो बोर्ड उसको क्या करेगा, रेजोल्यूशन पास करेगा, मदद करवाएगा उसको पैसा दिलाने में, ताकि उसका रिवाइवल हो सके, रिहैबिलिटेशन हो सके, समझ में आया मेरा बात। तो कितना बार वो फैसिलिटेट करता है लिक्विडेशन को, कितना बार वो रीऑर्गेनाइजेशन को भी फैसिलिटेट करता है। सो दिस बोर्ड इज नॉट ओनली फैसिलिटेटिंग योर डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन, इट इज ऑल्सो फैसिलिटेटिंग योर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को वापस से खड़ा होने का भी हिम्मत देता है, और कंपनी में अगर लग रहा है कोई फ्यूचर नहीं है तो उसको डिसॉल्व करने में भी हेल्प करता है, वो करता है कंपनी के लिए जो कि उसके लिए बेस्ट है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, क्लियर है यहां तक। तो जो भी प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और डिसोल्यूशन है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, उसमें कौन हेल्प कर रहा है, आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट वाज set up in which year, 1 October 2016, that's it.
and this is important, it is not only regulating the policies and procedure, it is also regulating the professionals like insolvency professional, फिर उसके बाद insolvency professional agency and information utility. बस इसमें इतना ही लर्न करना है, that's it. लिख लो फटाफट वेरी क्विकली. फिर हम लोग जो है मार्किंग करेंगे बुक से आईबीबीआई का और नीति आयोग का, एंड देन वी आर थ्रू विद दिस क्लास टुडे. फिर हम लोग का 2-3 टॉपिक जो बचा रहेगा एमसीए के बारे में, एनसीएलटी के बारे में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे. ठीक है, सीसीआई के बारे में. फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए आप. इसका फुल फॉर्म आ सकता है, जैसे जैसे पूछ लेगा कब एस्टैब्लिश किया गया बोर्ड को, 1 अक्टूबर 2016. 1 अप्रैल 1935 को कौन एस्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई. 12 अप्रैल 1992 को कौन एस्टैब्लिश हुआ था? सेबी. और 1 अक्टूबर 2016 आईबीबीआई. 2015 में कौन एस्टैब्लिश हुआ था? नीति आयोग. That superseded the function of Planning Commission of India that got established in the year 1950. फटाफट लर्न कर लो इसको जल्दी जल्दी, वेरी क्विकली. लिख लो अच्छे से इसको. Giving you 2 to 3 minutes, write it down. फ्रेंड्स लिख लियो अभी यहां तक. चलो अब लोग फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मार्किंग कर लेते हैं. थिंक टैंक किसको बोलते हैं भाई? नीति आयोग. 7 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो मेरे को लगता है आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो गया होगा मेरे साथ साथ. चलो आ जाओ नीति आयोग में. नीति आयोग, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव्स को आप एक बार रीड कर लेना. जो मैंने बोला था ना, ऑब्जेक्टिव्स में सारा एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन, वुमेन, सब कुछ इसमें कवर्ड है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नेशनल डेवलपमेंट, तो ये सब जो वर्ड्स है मार्क कर लो, ये आप देख सकते हो. विलेज लेवल में प्लान्स बनाना, इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे फोकस करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो और अच्छे से नीचे दिया हुआ है, वहां हम लोग करेंगे. देखो नीति आयोग का हम बोले थे पूरा एक्टिविटीज 4 मेन हेडिंग्स में सब डिवाइडेड है. डिजाइन पॉलिसी बोले थे ना, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क. फिर उसके बाद उसका मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना, इसको थिंक टैंक बोला गया है. और फिर उसके बाद फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या होता है? वेयर यू कैन राइट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट work together in a unified manner. They work together in a unified manner for country's welfare. For country's welfare. ठीक है? And also the local authorities. State, central and local authorities work together in a unified manner for country's welfare. झगड़ा नहीं करते उन लोग. क्लियर है? फिर देखो हम लोग बोले थे ना इसमें क्या क्या डोमेन है नीति आयोग में, किसको किसको देखता है? एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन, गवर्नेंस एंड रिसर्च. तो सारा लर्न करने का दरकार नहीं, सब कॉमन पॉइंट है एंड यू नो दिस. रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट गिव इट अ ब्लैंक रीडिंग. ठीक है, पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, project appraisal and management division, just give it a reading. I would just suggest you to give it a reading.
ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग, दैट्स इट. जस्ट गिव इट अ रीडिंग. ऑलराइट, फिर 7 इज इंपॉर्टेंट, हम लोग डिस्कस किए थे, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल. फिर याद है इसका 2 सेक्टर क्या था जो इसमें फोकस करा था, एडुकेशन एंड हेल्थ. फिर 3 बोले थे ना, 3 रोल मॉडल में ये बेस्ड है. 3 स्टेट का नाम क्या क्या है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा. आप लोग सब लिख चुके हो कॉपी में. अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ 2 मोर पार्टनर्स, बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, एंड PFEL, Piramal Foundation for Education Leadership. This is extra, you can write down there in the notes. This is missing out from there. BCG and PFEL का मदद से नीति आयोग जो है ये 7 प्रोग्राम को लॉन्च किया है. फिर 3 फेजेस मैंने बोला था प्रोग्राम का, 30 मंथ्स में बोला था कवर किया जा रहा है. बोला गया था 2020 में एंड हो जाएगा. 2 फेजेस का ऑलरेडी ओवर हो चुका है. पूछेगा इंडिया भी इसका कौन से फेज में है, 3rd फेज में इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि कितना मंथ्स तक लास्ट करेगा, 18 मंथ्स तक. ऑलरेडी ऑल दीस थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड. फिर हम बोले थे ना 7 एडुकेशन में क्या क्या माइलस्टोन अभी तक अचीव कर लिया गया है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. डायग्नोसिस वो लोग किया था स्कूल्स का. फिर उसके बाद बोले थे रोड मैप का ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप. फिर उसके बाद बोला गया था MIS का डेवलपमेंट के बारे में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मर्जर्स एटसेट्रा. ठीक है, और किसके थ्रू प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जा रहा है, ये भी मैंने पढ़ाया था, सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एंड स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एंड ऑल्सो नेशनल स्टीयरिंग ग्रुप. तो 1-2 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है वो आप वहीं पे नोट्स में जाके लिख सकते हो. दैट्स इट. ठीक है, फिर आज हम लोग और क्या पढ़े हैं. द लास्ट टॉपिक, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. It was established in the year 1st of October 2016 under the Bankruptcy Code 2016. ठीक है, ये क्या करता है, कंसोलिडेट एंड अमेंड्स लॉ रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म एंड इंडिविजुअल. एक यूनिक रेगुलेटर, आई हैव डिस्कस्ड दिस. इट नॉट ओनली रेगुलेट्स द प्रोफेशन बट ऑल्सो द प्रोसेसेस. मैंने बोला था ये किसको रेगुलेट कर रहा है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, एजेंसीज को, एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज. ठीक है, and the last line mark करोगे, it has been designed as a designated as a authority under the companies 2017 for regulation and development of the profession of valuers in the country. That's it. ठीक है, तो that's it. ये इतना सही था. आई होप आप लोग को ये वाला क्लास पूरा अच्छे से लर्न हो गया है. एक बार हम लोग पीछे MCQs देख लेते हैं जो हम लोग का डिस्कस हुआ है. क्वेश्चन 1, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2016. MC हम लोग अभी तक किए नहीं है, NCLT भी नहीं किए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1985. ठीक है, और इसमें ज्यादा दिया नहीं है, बट वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द MCQs दैट कैन कम इन योर एग्जाम. ठीक है, वी हैव कवर्ड योर एवरी एस्पेक्ट ऑफ द MCQs दैट कैन कम इन योर एग्जाम रिलेटेड टू विद दिस चैप्टर. अब रैंडमली हम 1-2 MCQ पूछे और फटाफट उसका मेरे को आंसर करो. चलो फटाफट बताओ, RBI एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर, 1934. वेरी गुड. फिर उसके बाद मेरे को बताओ फटाफट, सेबी जो है उसको क्या बोला गया, इट इज अ वॉचडॉग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, सेबी का पावर 3 भाग में डिवाइडेड है. व्हाट आर दोस 3 कैटेगरीज, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव. ठीक है, फिर उसके बाद सेबी PACL वाज एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी जुडिशियल. फिर LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वाज एन एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेटिव. ठीक है, एंड टू कॉल एंड इंस्पेक्ट फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट वाज एन एग्जांपल ऑफ क्वाजी एग्जीक्यूटिव. ये सब डिस्कस हम लोग का. 3 जन को सेबी जो अपना फंक्शंस डिस्चार्ज करता है, हु आर दे 3, इशूर ऑफ द सिक्योरिटी, ब्रोकर्स दैट इज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, सब ब्रोकर और द NBFCs, और एक मेरा क्या था बताओ, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होगी, इशूर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली ऑफ कोर्स. थिंक टैंक किसको बोला गया, नीति आयोग को बोला गया. 7 प्रोग्राम किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने लॉन्च किया. किसको रेगुलेटर या अथॉरिटी के बारे में बोला गया, किसको बोला गया कि वो रेगुलेट करता है प्रोसेस को नहीं बल्कि प्रोफेशन को भी रेगुलेट करता है, IBBI, that is your insolvency and bankruptcy board of India, that was established in which year, 1st of October 2016. क्लियर है यहाँ तक. सेबी कब लॉन्च किया गया था, 1992. सेबी एक्ट वाज आल्सो पास्ड इन 1992, 12th of October 1992, बट स्टैट्यूटरी पावर 1992 में दिया था. लेकिन मैंने बोला था ना सेबी ऑर्गेनाइज कब हो गया था, 1988. बट एग्जाम पर्पस के लिए तुमको कौन सा डेट याद रखना है, 1992. क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, सो दैट्स इट. नीति आयोग का डेट क्या था, 2015. नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया.
ठीक है, सो आई होप यू हैव लव्ड दिस लेक्चर, यू एंजॉयड दिस लेक्चर। बट मेरा बात सुनो, खाली लेक्चर सुनने से नहीं होगा, आज ही आपको पूरा अच्छे से घर में लर्न कर लेना है वाला चैप्टर। जो मेरा नोट्स मैंने दिया है उस नोट से आप कर लोगे, आपको कुछ भी एडिशनल पॉइंट मैथ से लग रहा है वहां जोड़ लो, ठीक है। वो नोट्स आपका 10 मिनट में रिविजन हो जाएगा। हम लोग का जो मिसलेनियस टॉपिक्स में बचा है दैट विल बी डिस्कस्ड और कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास एंड योर चैप्टर नंबर 8 विल गेट ओवर। सो थैंक यू फॉर टुडे, लव यू ऑल, बाय बाय।